स्वागत है आपका एक बार फिर से वीडियोस क्लासेज में। मैं कुमार जो कोविड से पॉजिटिव था, तो अब आई फील बेटर और मुझे लगता है कि मैं इस स्थिति में हूँ कि आपकी जो क्लासेज हैं वो आपकी रेगुलर्स हो सकती करवा सकता हूँ। और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन आई फील बेटर, तो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए और मैं आपकी क्लासेज आगे से अब रेगुलर होंगी साइंस की। तो और जो मेरी जो क्लासेज होंगी आज के बाद वो वाइट पेपर पे होंगी, आप बोर्ड पे नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो बोर्ड की जो व्यवस्था थी वो विकास सर के वहाँ है। तो अभी मैं कोविड से रिकवर पूर्णतः नहीं हुआ हूँ, तो इसलिए मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो आपकी क्लासेज होंगी वाइट पेपर पे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज की क्लासेज आपकी वाइट पेपर पे होंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका। और तो आइए आज की क्लासेज स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम अमल और क्षार की जो बेसिक्स जो बातें हैं, जो अमल क्षार के बारे में जो चीज़ें जाननी चाहिए वो हम जान चुके थे। अब हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं आज आर्यनियस की। जो आर्यस ने 1887 के अंदर 1887 में जो पहली बार अम्ल और क्षार को परिभाषित किया, तो उसके बारे में बात करते हैं आज आर्यनियस की। आज हम बात करेंगे इसकी आर्यनियस की जो संकल्पना थी लुईस अम्ल और क्षार के बारे में, कि आर्यनियस ने क्या कहा था अम्ल और क्षार के बारे में, जो परिभाषाएं दी थी उसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम 1887 में, कब 1887 में आर्यनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो इसमें जलीय विलयन में H+ आयंस देंगे, H+ आयंस देंगे, वे क्या कहलाएंगे? वे अम्ल कहलाएंगे। तो और क्षारों के बारे में इन्होंने जो कहा, उसके बारे में क्षारों के बारे में ये कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयंस देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, वे क्या कहलाएंगे? वे क्षार कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी हम लोग की बात करते हैं H+Cl, तो ये क्या होगा? जलीय विलयन में H+ और Cl नेगेटिव के रूप में टूटेगा, तो यहाँ ये क्या हो रहा है कि H+ आयंस दे रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। बात करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की। ये जलीय विलयन के अंदर 2H+ SO4- नेगेटिव 2 के रूप में वियोजित होगा। तो ये क्या है कि यहाँ भी ये क्या है? H+ आयंस देने के कारण क्या हो रहा है? ये अम्ल, जो आर्यनियस की जो संकल्पना है उसके अनुसार ये अम्ल होगा। बात करते हैं HNO3, ये H+ NO3- के रूप में विघटित होगा, और ये क्या करेगा? यहाँ H+ आयंस देगा। ठीक है, बात करते हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में ये क्या होगा? H+ और CH3COO नेगेटिव के रूप में टूटेगा। ठीक है, अब जो ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन ये क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। अत्यधिक क्रियाशील होता है, तो ये मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता।
ये क्या करेगा, H+ जल के अणु के साथ क्रिया करके H3O+ आयंस बना लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्षारों की। तो क्षारों के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या होंगे, ये जलीय विलयन में OH- आयंस देंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स में पहला जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब ये जलीय विलयन में विघटित होगा तो Na+ और OH-, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये OH आयंस देने के कारण क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अब बात करते हैं हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये क्या होगा, K+ और OH- आयंस के रूप में टूटेगा। तो इस यहाँ तो इन्होंने बताया कि जो OH जलीय विलयन के अंदर जो OH- आयंस देंगे वो क्षार होंगे, और जो H+ आयंस देंगे वो अम्ल होंगे। अब इन्होंने अम्लों और क्षारों को एक तरह से और विघटित कर दिया कि जो जल के अंदर अम्लों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी। यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, तो प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल में विभाजित कर दिया। किसमें, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल तो क्या होंगे, कौन से, प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल वे होंगे जो जल के अंदर पूर्णतः वियोजित होंगे। जैसे कि HCl हुआ, H2SO4, HN और HNO3, ये तो क्या हो गया, प्रबल अम्ल की हो गई। ये क्या होंगे, जल में पूर्णतः वियोजित होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दुर्बल अम्लों की। ये जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे या फिर वियोजित नहीं होंगे। जैसे कि H2CO3, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा कार्बनिक एसिड। और दूसरा कौन सा हो गया, CH3O एसिटिक अम्ल। ये भी क्या होगा, ये दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये भी जल के अंदर पूर्णतः वियोजित नहीं होगा। अब इसी तरह इन्होंने क्या किया, क्षारों को बांट दिया, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार। अब प्रबल क्षार तो ये होंगे जो जल में पूर्णतः वियोजित होंगे। क्या होंगे, जो जल में पूर्णतः वियोजित होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रबल क्षार कहलाएंगे। जैसे कि ये हो गया NaOH हो गया, इधर से KOH हो गया। अब ठीक है, अब बात करते हैं हम कौन से की, दुर्बल क्षारों की, कि दुर्बल क्षार कौन से होंगे। जो दुर्बल क्षार होंगे दुर्बल जो क्षार होंगे वे क्या होंगे, जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे। जैसे कि MgOH हो गया, CaOH का ऑल्टवाइज हो गया। ये क्या है, ये दुर्बल क्षार की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो थी कौन सी। अब इसकी जो कमियां हैं उनके ऊपर बात करते हैं। इसकी जो कमियां थी संकल्पना की, उनके ऊपर बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख कमी रही ये रही कि इन्होंने केवल जो H+ आयंस और OH- आयंस वाले जो पदार्थ हैं
पदार्थों के बारे में पता चलता है, बाकी के बारे में इसने कोई व्याख्या नहीं करी। ठीक है। तो अब इसके बाद जो नई संकल्पना दी वो दी ब्रांस्टेड और लोरी ने दी। जो ब्रांस्टेड और लोरी की जो संकल्पना थी, अब ये बड़ा गजब का संयोग है। जो ब्रांस्टेड और जो लोरी की अवधारणा थी, कि जो जोहान्स ब्रांस्टेड था, जोहान्स ब्रांस्टेड था ब्रांस्टेड, ये तो था किसका, डेनिस का। और जो एम लोरी था वो था एक अंग्रेज वैज्ञानिक। इन्होंने एक ही टॉपिक पे काम किया, और इनकी जो मुख्य बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि जो ये दोनों ही वैज्ञानिक थे, ये 1874 से 1936 तक जीवित रहे। 1874 से 1936 तक जीवित रहे। अब इन्होंने जो संकल्पना दी वो ये दी कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन देंगे वे तो कहलाएंगे क्या, वे तो होंगे अम्ल। जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वो होंगे क्षार। ठीक है। तो जैसे कि अब बात करते हैं किसकी, H2O प्लस NH3 की। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो H2O है, कि जो H2O NH3 है ये किस में बदल जाएगा, NH4 प्लस OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये OH2 है ये क्या कर रहा है, यहाँ प्रोटॉन दे रहा है, और जो NH3 है ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो NH3 है ये क्या है, प्रोटॉन ग्राही है। तो यहाँ NH3 वो क्या हो गया, क्षार हो गया। ठीक है। और जो H2O है प्रोटॉन दाता है। तो ये एक प्रोटॉन दाता है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। और जो NH3 है ये प्रोटॉन को लेके क्या बना लेगा, NH4 प्लस, ये क्या बना लेगा, अम्ल बना लेगा। ठीक है। जो अब यहाँ पे जो NH3 और NH4 हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, संयुग्मी अम्ल क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, संयुग्मी अम्ल क्षार कहेंगे। ठीक है। ये थी किसकी, ब्रोस्टेड लोरी की। अब इन्होंने कमी क्या रखी कि इन्होंने जो एप्रोट्रिक जो अम्ल है, CO2 हो गया, AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, इनके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो इसलिए जो ये अवधारणा थी ये भी सीमित रह गई और पूर्णतः अम्ल और क्षार को परिभाषित नहीं कर पाई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आए लुईस। उन्होंने दिया 1923 के अंदर
अब हम बात करेंगे किसकी, अम्ल क्षार की जो लुईस की जो अवधारणा थी, संकल्पना सूत्रनी अवधारणा, ये दी इन्होंने कब, 1923 के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा वो तो क्या कहलाएगा, वो तो कहलाएगा अम्ल, क्या कहलाएगा, अम्ल। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो कहलाएगा क्षार। जैसे कि हो गया Mg+2। अभी इनके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इन्होंने क्या है कि इनके ऊपर +2 का चार्ज है, इस मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, Mg+2 है, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेंगे। और इन्होंने बताया कि जो अम्ल जो होते हैं इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। कौन से अम्ल, इन्होंने यहाँ पे बात करी लुईस अम्ल की। जो लुईस अम्ल जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और जो लुईस जो क्षार होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। ठीक है, अब इन्होंने बताया, आगे ये बताया कि वे पदार्थ जिनके अष्टक अपूर्ण होते हैं, वे पदार्थ जिनके अष्टक अपूर्ण होते हैं वे क्या होते हैं, वे अम्ल होते हैं। वो अम्ल होते क्यों हैं, क्योंकि इनके अष्टक अपूर्ण होते हैं, इनके पास जो इनके जो अष्टक है उसमें क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और ये क्या करते हैं, अपने अष्टक को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। तो जो ये लेने की जो प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन की, इसके कारण क्या हो गए, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, और जो इन्होंने आगे जो बताया, जैसे कि AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, और Mg+2 Ca+, ये क्या होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इनका जो अष्टक अपूर्ण होने के कारण क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉन्स लेने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसकी। अब इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जिन पर एकाकी युग्म पाया जाता है, एकाकी युग्म, या फिर इंग्लिश में कहते हैं हम इन्हें लोन पेयर, वे जो जिनके ऊपर एकाकी युग्म या लोन पेयर पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया H3O+ OH नेगेटिव्स, ये क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो ये थी, इन्होंने जो संकल्पना दी, जो अवधारणा दी, इसके अंदर इन्होंने जिनके वे सारे सब को ले लिया जिनके अंदर H3+ आयंस हो, OH नेगेटिव आयंस हो, प्रोटॉन देता हो लेता हो। तो ये जो क्या है, अम्ल और क्षार की पूर्ण अवधारणा थी। अम्ल क्षार की क्या थी, पूर्ण अवधारणा थी, इसके अंदर कोई कमियां नहीं पाई। इन्होंने सबको सम्मिलित किया और अधिक अच्छी संकल्पना दी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।